ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी इमिग्रेशन की जो स्टोरी है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि मैं स्टोरी अपनी पीआर की आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि मैं अपनी स्टोरी इमिग्रेशन की आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखें, आई माइट साउंड यू बोरिंग। मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकती हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं मिर्च मसाले और इंट्रो और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, पहले मैं डालता था, अभी मैंने डालना बंद कर दी हैं। मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ और फ़िल्म मेकर हूँ, लेकिन मैं जो मेहनत करता हूँ कंटेंट पे, तो अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। अपना कंटेंट जैसे भी होता है बस रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। तो पीआर स्टोरी मेरी या मेरी इमिग्रेशन स्टोरी, इन दोनों में फ़र्क है। पीआर स्टोरी जो मेरी शुरू हुई है दैट स्टार्टेड बैक इन 2021 दिसंबर, और जो मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी है दैट स्टार्टेड बैक इन 2005। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अपनी इमिग्रेशन की स्टोरी शेयर करूँ, पीआर की नहीं, ताकि मैं जब अपनी इमिग्रेशन की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी उसमें आएगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बोरिंग भी हो सकती है आपके लिए, हो सकता है आपके लिए मोटिवेशनल भी हो। शुरू करता हूँ मैं 2005 से। 2005 में मैंने इनफैक्ट 2003 से खैर वो तो मैं पाकिस्तान में था। 2003 से मैंने अपना जो होम टाउन है, डी आई खान से बिलोंग करता हूँ मैं। 2003 में मैंने अपना शहर छोड़ा और मैं इस्लामाबाद आया। 2 साल में इस्लामाबाद रहा। तो 2005 में मैं दुबई आया था फ़र्स्ट टाइम। और दुबई आने से पहले मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे बड़े मामू हैं, बाकिर नाम है उनका, दी ओनली इंटेलेक्चुअल वी हैव इन आवर होल फैमिली। मेरे बड़े मामू, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा गल्फ़ में ज़्यादा देर रुकना नहीं, क्योंकि गल्फ़ से जो भी वापस आया है ना, वो बैठक में टाफ़ियाँ बेचता है, या वो जब वापस आता है तो वो 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर मर जाता है। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने 20 साल दुबई में गुजारे हैं और फिर मैंने लोगों को देखा है। जो बात उन्होंने 2005 में मुझे की थी वो ये कि दुबई इज़ ए गेटवे। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से जो लोग जिन्होंने 50s में 60s में अपने कॉलेज किया है, उन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो उसने उस टाइम मुझे बोला था कि बेटा दुबई इज़ ए गेटवे, वहाँ से आगे जाना है तुम्हें, दुबई से वापस नहीं आना। तो उनकी बात जो है मैंने महफूज कर ली अपने जहन में। उन्होंने मुझे कहा था कि दुबई उतरो, उतरने के बाद अपने आप ऊपर काम करना शुरू कर दो, ताकि तुम आगे से तुम दुबई से आगे जा सको। तो व्हेन आई लैंडेड बैक इन 2005, मेरे पास जॉब वगैरह नहीं थी। मैं तकरीबन 2-3 महीने मेरे पास कोई काम वाम नहीं था। मैं अपने चचा के साथ कारपेंट्री वाली शॉप पे टाइम गुजारा करता था। फिर उनके कनेक्शंस थे एयरवाई टीवी में, तो एयरवाई टीवी में उन्होंने मुझे लगाया। मैं इमिग्रेशन स्टोरी जिस तरह से मैंने कहा है कि काफ़ी लंबी है और इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव है, मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको लगता है बोरिंग है तो अगेन आप अभी स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मोटिवेशनल हो आपके लिए तो आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप करके नहीं देखें। तो उनके कनेक्शंस थे एयर वाई टीवी में, और वो टीवी चैनल्स में सेट लगाते थे। तो एयर वाई टीवी के जो न्यूज़ रूम था उनके सेट्स उनके लगे हुए थे, जियो टीवी के भी उनके लगे होते थे, आलम ऑनलाइन और इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे। बहरहाल उनके कनेक्शंस थे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, फ़याज़ गफ़ूर नाम था उनका, उन्होंने बोला कि भाई मेरा भतीजा है और ये मीडिया से आई मीन इसका थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है और शौक़ रखता है, तो इसका देखो कुछ होता है तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको भेज देना। जब उन्होंने मुझे, मेरे चचा ने भेजा, तो मेरे चचा ने साथ में उनको ये भी कहा था कि देखो अगर ये तुम्हारे काम का है तो रखो, अगर तुम्हारे काम का नहीं है तो इसको फ़ारिग कर दो। ये नहीं करना कि मैंने तुम्हारे भतीजे पे या तुम पर एहसान किया है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे काम का है तो रखो। सो एनीवेज, कट टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कि मैंने 2005 में एयर वाई टीवी में काम शुरू किया। थोड़े बहुत पैसे वैसे बनाए, दिमाग में मामू की बात घूम रही थी कि मैंने आगे जाना है। 2007 में पहली बार बरदुबई में एक कंसल्टेंट है, प्रीमियर्स इंटरनेशनल करके, ये बरदुबई मुसल्ला रोड पे है, अल आरिफ बिल्डिंग है उसका। मेरे ख्याल से अभी भी वो लोग उधर हैं। तो उसके सामने ही हम, मेरे चाचा की जो है ना वो कारपेंट्री की शॉप हुआ करती थी। तो 2007 में पहली बार मैं कंसल्टेंट से मिलने गया था प्रीमियर्स इंटरनेशनल में,
नायर नाम था या नयर नाम था, NAIR लिखते हैं, पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि आपके पास वीज़ा कौन सा है। मैंने बोला मेरे पास कारपेंट्री सुपरवाइज़र का वीज़ा है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास डिप्लोमा है इसका। मैंने बोला नहीं, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है कारपेंट्री का। मेरे दोस्त उन दिनों जो इमीडिएट कह सकते हैं कनेक्शन जो आपके होते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, वो ऑस्ट्रेलिया होते थे। उनमें से एक का नाम फ़ारूक है, फ़ारूक अब्बास मियाना। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने बोला यार दुबई में ज़्यादा टाइम नहीं रुकना और तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए कोशिश करो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर कारपेंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं जॉब कर रहा था मीडिया में, एक टीवी चैनल में, और मेरा वीज़ा जो था वो कारपेंट्री सुपरवाइज़र का था। तो बहरहाल जो मैं मीडिया में जॉब कर रहा था वो मेरा एक्सपीरियंस ऑफिशियल नहीं था। मतलब मैं अगर वीज़ा मेरा कारपेंट्री सुपरवाइज़र का है तो दुबई में क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है ना, वही आपका दरअसल लिंक्ड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयड हैं अलराइज कारपेंट्री के, एयरवाई टीवी के एम्प्लॉयड नहीं है। तो मैंने जितने साल भी एयरवाई टीवी में काम किया, मैंने एयरवाई से वीज़ा नहीं लिया, मेरे पास वीज़ा मेरा अपना कारपेंट्री सुपरवाइज़र का था। तो वो जो कंसल्टेंट था उसने बोला कि वीज़ा तो आपका बहुत अच्छा है और कारपेंटर्स वहाँ पे बहुत अच्छा अर्न करते हैं। उसने जिस तरह से अपने क्लाइंट्स को घेरने की कोशिश करी, बोला $65 पर आवर कारपेंटर ऑस्ट्रेलिया में चार्ज करते हैं, आप कुछ किसी तरह से कोशिश करके ना एक कारपेंट्री का डिप्लोमा बनवा लें, और जैसे आपके पास कारपेंट्री का डिप्लोमा आ जाता है तो उसके बाद हम केस फाइल कर दें आपका। मैंने बोला ठीक है। तो उन दिनों फिर मैंने मतलब 2007 का एंड है शायद, 2008 की शुरुआत थी। मैंने कोई थोड़ी सी स्टडी की कि कहाँ से मिल सकता है कहाँ से नहीं। तो फिर मुझे ये भी था कि मैं एक जेन्युइन डिप्लोमा हासिल करूँ। जेन्युइन डिप्लोमा कैसे हासिल करूँगा, मैं एजुकेशन लूँगा तो मुझे एट दी एंड मतलब एग्ज़ाम दे के मैं उसका डिप्लोमा ले सकता हूँ। बहरहाल वो तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मैं रह रहा था दुबई और यहाँ पे मेरी जॉब थी, मैं नहीं छोड़ सकता था क्योंकि घर का किचन और बहन भाइयों की ये सारी स्टडीज़ भी ये मेरे उसके ऊपर थी। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं पैसे वैसे चढ़ा के जो पाकिस्तानी सिस्टम होता है उसके अंदर मैं डिप्लोमा लेता हूँ। आप नहीं करें ऐसा, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं शेरू, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, वो फिर मैं आपको कभी बताऊँगा। तो बहरहाल मैं आई वॉज़ हार्डली लाइक 23-24 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी सोच में एक बस दिन रात ये था कि मुझे यहाँ से दुबई से निकलना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या मुझे कनाडा जाना है या मुझे यूरोप कहीं भी जाना। तो मैं एक महीना एयरवाई टीवी में ये झूठ बोल के कि मेरे घर में इमरजेंसी है, मैं छुट्टी लेकर लाहौर बैठा रहा। लाहौर मून मार्केट में पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, तो वहाँ मेरे एक दोस्त हैं, करार नाम है, लाहौर में, अभी भी लाहौर में होते हैं, बहुत पुराने मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उसके पास मैं एक महीना मैंने स्टे किया। मैं कोशिश करता रहा कि मुझे पंजाब टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा मिल जाए। उन्होंने पैसे वैसे जो भी मामलात होता है देसी, वो मैंने करा के पैसे उनको दे दिए और उन्होंने बोला कि हम आपको टेस्ट करा के डिप्लोमा देंगे। मतलब ठीक है, वो गवर्नमेंट आई मीन बोर्ड है, वो पंजाब टेक्निकल बोर्ड है। तो मैं ये मेरी ये ज़िद थी कि नहीं, आप मुझे सिर्फ डिप्लोमा दें, मैं ख़ुद जाकर अटेस्ट कराऊंगा ताकि मुझे उसकी जो वो है अपना वो ओरिजिनल है या नहीं है वो मुझे मालूम पड़ सके। उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं, हम आपको सारा का सारा टेस्ट करा के सारा कुछ करा के ही आपको देंगे। उस टाइम मुझे याद है कि वो उन्होंने 55,000 मुझे बोले थे। ये 2008 के शुरू की बात है। तो बहरहाल मैंने पैसे दे दिए। तो उन्होंने जैसे जब ये बोला कि टेस्ट करा के देंगे, मैंने बोला नहीं, मुझे ख़ुद से टेस्ट कराना है, तो आप मुझे ये पेमेंट वापस करें, मुझे नहीं लेना। मैंने डिप्लोमा उनसे नहीं लिया, मैं वापस आ गया। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो वहाँ पर 2008 में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत गरी हुई है मेरे शहर में। उसमें टारगेट किलिंग वगैरह और ये काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो गए। तो मेरे मामू जो बाक़िर हैं उन्होंने मुझे पुश करना शुरू किया कि तुम छोटे भाई को भी दुबई ले जाओ, यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हर आए दिन जो है ना किसी न किसी को मार डालते हैं, तो तुम भाई को निकालो यहाँ से। मैं चूँकि इन सारी के सारे मामलात में ये देख चुका था कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता था कि मेरा भाई जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। मैंने उसे बोला कि यार तुम आईटी में डिप्लोमा वगैरह कर लो इस्लामाबाद जाकर। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मैं एमबीए में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे उस टाइम के ऊपर एमबीए वाली कहानी चल रही थी। तो वो जो पैसे मुझे वहाँ से मिले, मैंने भाई को डे खान से निकाल के वाकेंड भेज दिया और वाकेंड में उसका एडमिशन करा दिया कॉमसेट्स में। उसने एमबीए फ़ाइनेंस में किया, एडमिशन उसका हो गया, तो उधर के पैसे उठा के मैंने वहाँ डाल दिए। अब फिर मेरा पॉज आ गया, काफ़ी अर्सा मेरा इमिग्रेशन को लेकर पॉज आ गया।
फिर एक दिन मुझे एयरवाई का एक कोलीग था, उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें डिप्लोमा बनवा के देता हूँ। मैंने कितने पैसे लगेंगे? उसने बोला कि इतने पैसे में, बहुत कम पैसे बता रहा था वो। हार्डली उस टाइम के ऊपर 10 या 15 हज़ार रुपये थे। तो मैंने बोला यार चल ठीक है, ट्राई है, देते हैं। मैंने 10-15 हज़ार ऐसे ही, मुझे पता था कि ऑब्वियसली जब मैं पंजाब टेक्निकल बोर्ड का डिप्लोमा छोड़कर आ रहा हूँ, तो मैंने बोला कि चल ठीक है, देख लेते हैं इनका डिप्लोमा कैसा है। 10-15 हज़ार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने डिप्लोमा उनसे ले लिया। उन्होंने कोई अजीब गरीब किस्म का, कोई देसी किस्म का एक सर्टिफिकेट मुझे गत्ते के ऊपर जो है ना वो निकाल के दे दी, और उसको वो गली के नुक्कड़ से कोई वो जो अटेस्टेशन वाली स्टैम्प्स होती हैं वो लगा के दी। मैंने देखा, मुझे बहुत हंसी आई। अच्छा, फिर भी मैंने बोला कि चल ठीक है जी, लेट्स गिव इट ट्राई, तो फिर मैंने क्या किया, DHL का ऑफिस था दुबई मीडिया सिटी में। मैंने वहाँ पर जाकर असेसमेंट के लिए, ऑस्ट्रेलिया में ये कहानी है कि आपको पहले असेसमेंट के लिए पेपर्स भेजने पड़ते हैं। अब जब वो आपको असेस करते हैं आपके डिप्लोमा को या जो भी आपकी डिग्री है, तो उसके बाद आपकी इमिग्रेशन का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो मैंने वैसे ही भेज दिया, वो भेज दिया। उनका जवाब वो आपको ही नहीं है, तो ना ही आना था, जेन्युइन था ही नहीं। तो फिर अगेन ये 2008 के एंड की बात है या 9 की बात है। तो उसके बाद से सारी की सारी कहानी जो इमिग्रेशन वाली है वो फिर बंद हो गई, क्योंकि 2011 में एयरवाई पाकिस्तान मूव हो गया, और 2010 में उन्होंने लेटर दे दिया कि आप कराची आ जाएं। तो मैंने कराची तो नहीं जा सकता मैं, कराची में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे उन दिनों, तो मैं नहीं गया। तो उसका एंड ये हुआ कि इमिग्रेशन पास पे चली गई 2010 के अंदर। मैंने 11 के शुरू में आई थिंक एयरवाई छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद 2012 में मेरी जबलली में एक कंपनी में जॉब हो गई, दैट्स कॉल्ड इन्फोफोर्ट। इन्फोफोर्ट में जैसे जॉब हुई, पैसे आना शुरू हुए, फिर अच्छी सैलरी भी वहाँ पे लग गई। तो फिर देन अगेन आई स्टार्टेड, फिर मैंने इमिग्रेशन का जो है ना वो प्लान स्टार्ट किया। इस टाइम पे मुझे ये समझ आ चुकी थी कि भाई मेरे पास जो डिप्लोमा है वो काम नहीं कर रहा है, वो चलेगा भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास पिछला जो कारपेंट्री का एक वो भी है, मुझे पसंद भी है। मेरे नाना भी कारपेंटर्स थे, मेरे 2 चच्चे भी कारपेंटर हैं, कज़न्स भी कारपेंटर हैं। मैंने बोला एक काम करते हैं कि इस टाइम पे कनाडा ट्राई करते हैं, और कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आई मीन वुड वर्किंग का। तो मैंने कुछ मेरे पास सेविंग वगैरह में घूम फिर के काम करता था, वो मैंने की हुई थी। कुछ मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने मुझे कोई टॉपअप किया मेरे बैंक अकाउंट को। तो मेरे पास कोई 2-2.5 लाख दिरहम उस टाइम के पर आ गए। तो मैंने क्या किया कि कनाडा में एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में, कारपेंट्री इसका 2 साल का डिप्लोमा था कारपेंट्री का। तो एडमिशन हो गया। मैंने डाउन पेमेंट उनको जो एक सेमेस्टर की फ़ी होती है वो भेज दी। उस टाइम के ऊपर कंजर्वेटिव्स की हुकूमत थी यहाँ पर, और कंजर्वेटिव्स जो है ना वो इमिग्रेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, टेम्परेरी वीज़ाज़ वो नहीं देते। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया, फ़ीस दे दी, और नहीं मिला वीज़ा। रिजेक्शन की कॉस्ट जो आई वो ये कि भाई मेरे जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक नहीं हैं जो पासपोर्ट में रखता हूँ। तो वो उनका कहना ये था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कि स्केप ढूंढ रहे हैं दुबई से, तो आप वापस नहीं आएंगे, इस वजह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आपको वीज़ा नहीं दे रहा। वीज़ा ऑफिसर ने ये लिख के दिया मुझे। एक बार रिजेक्ट हो गया, एक सेमेस्टर वो तो गया। उसके बाद फॉल में फिर एडमिशन होने थे, तो फॉल में मैंने फिर अप्लाई किया। इस बार दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया, वहाँ से भी एक्सेप्टेंस आ गई, पैसे भी दे दिए। अच्छा, पहले वाली जो वो थी अपना, जो मैंने फ़ी दी हुई थी वो फ़ी मुझे कॉलेज ने वापस कर दी, लेकिन उसमें अच्छी खासी डिडक्शन हुई। ठीक है जी। तो फिर फॉल में मैंने फिर एक दूसरा कॉलेज पकड़ा, उसमें एडमिशन किया, वीज़ा अप्लाई किया, अगेन रिजेक्टेड। तो 2 बार मेरा स्टडी वीज़ा कनाडा में 2012 में रिजेक्ट हुआ। दो बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ। मैंने बोला अब ये नहीं देने वाले, अब मैं कोई और रास्ता पकड़ूं। फिर 2013 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक कॉलेज पकड़ा। अच्छा, ये 2 बार जो मैंने कनाडा फ़ीस भेजी और वापस ली, इसमें अच्छी खासी मेरी डिडक्शन हो चुकी थी इन दिरहम्स। शेरू, ठीक है। तो उसके बाद 2013 में मैंने पर्थ में एक और कॉलेज पकड़ा ऑस्ट्रेलियन, उसके अंदर एडमिशन किया। एडमिशन हो गया, फ़ीस भेज दी, वीज़ा अप्लाई किया, अगेन रिजेक्टेड। उन्होंने तो मेरा पासपोर्ट उठा के मेरे मुंह पे मारा। उनका जो रिजेक्शन लेटर है वो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने साफ लिखा कि तुम्हारे जो कंट्री है उसका नॉन रिटर्न रेट बहुत हाई है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस वजह से मैं आपको नहीं दे रहा। ये मेरी जो फाइलिंग थी दोनों बार प्रीमियर्स इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने की थी, मैंने खुद नहीं की थी। ठीक है, प्रीमियर्स इंटरनेशनल वालों से मैंने साइन अप किया था 2012 में। 2500 दिरहम उन्होंने लिए थे, और उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस हमारी कम है।
2 बार कनाडा का उन्होंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, एक बार ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ। 2013 की बात है, तो 2 बार कनाडा से मैं रिजेक्ट हो चुका था मेरा स्टूडेंट वीज़ा, एक बार ऑस्ट्रेलिया से। बाय दैट टाइम लाइक आई वाज 30 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी सही एज भी थी। ओके, 2014 में शादी हुई, फिर मामला पास पे चला गया। बेगम आई तो फिर मैंने बेगम को बोला मैं तो बहुत ट्राई कर चुका हूँ कि आप ट्राई करें अभी। तो बेगम स्टार्टेड ट्राइंग, आइल्स दिया, एक बार दिया, रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आया, दूसरी बार दिया, रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आया, कुछ 4 से 5 बार उन्होंने आइल्स दिया, स्कोर नहीं आया। 2018 में उन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया आइल्स का, उसके बाद उनके एज के पॉइंट्स कम हो गए, वहाँ से भी छुट्टी हो गई। अब फिर 2018 के बाद जो है फिर मेरा पास लग गया इमिग्रेशन को लेकर, और फिर कोविड आया। कोविड के अंदर ये हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला, तो उसके अंदर फिर मैंने इसको जो है ना वो करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या क्या जो बेस्ट पॉसिबल वेज़ हैं वो हो सकते हैं। फिर मुझे यहाँ वहाँ पर देखने में ये मिला कि मैं ख़ुद एज सेल्फ एम्प्लॉयड इमिग्रेट कर सकता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है। 2016 में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली थी। मैंने जो मेरी जबलैली में जॉब हुई थी उसको मैंने छोड़ दिया, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। तो मैं इस तरह के पंगे वंगे लेता रहता हूँ विदाउट हैविंग गुड बैंक बैलेंस, और इस तरह का कोई जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। खलास आई हैव टेकन दैट डिसीजन और मैंने रिज़ाइन कर दिया वैसे। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी जी, ये शेरू शेरू ये पड़ोसियों के डॉग्स हैं, इधर भी डॉग्स हैं, इधर भी डॉग्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शोर करता है उनको देखकर। दुबई से आया है ना ये यहाँ पे, तो इसने इंटरेक्शन इसका डॉग से ज़्यादा हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ी सी ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि ये मेरी, हालांकि ये चारों तरफ से फेंस्ड है। एनीवेज, तो मैंने, हाँ कहाँ थे हम बात कर रहे थे कि मैंने 2016 में इन्फोफोर्स से रिज़ाइन किया और अपना लाइसेंस। शेरू, सॉरी मैं उसको अभी घर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने फिर 2016 में अपनी एक कंपनी रजिस्टर कर ली, और वहाँ से जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस था टीवी का, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। मतलब ये कि ये मैं जब 2005 में आया, 2005 से लेकर 2015-16 तक मैंने अपने आप को अच्छा खासा डेवलप कर लिया था। लाइक आई वॉज नॉट टाइप ऑफ ए गाय के आप 8 to 5 जॉब करो और उसके बाद आप बस लॉन्ड्री करो और कुकिंग वगैरह करो और उसके बाद घर वालों से बात करो और सो जाओ। नो, मैं अपने आप को डेवलप करता रहा, अपनी स्किल्स को डेवलप करता रहा। मतलब जब एयरवाई में मेरी जॉब थी तो मेरी जनरल शिफ्ट होती थी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। मैं प्रोड्यूसर था, तो लेकिन अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं 10 बजे वाली वैन में जब आता था, मेरे पास तो बच्चे नहीं थे, मेरे पास बहुत टाइम था। मैं 6 बजे जो शिफ्ट एंड होती थी मैं घर नहीं जाता था। मैं 6 बजे से लेकर जो रात के 10 बजे वाली वापस गाड़ी जाती थी, जितना टाइम मेरा पास वापस बचता था उसमें मैं ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में और एडिटिंग डिपार्टमेंट में मैं टाइम गुजारता था, मैं सीखता था। तो डेली बेसिस पे मेरी यही रूटीन थी कि मैं घर सुबह सुबह निकलता था, कोई 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी पिक करती थी, तो रात को मैं तकरीबन घर 11 साढ़े 11 12 बजे मैं घर वापस आता था। उसमें फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने जो जितना टाइम एयरवाई में गुजारा, एयरवाई में मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका मिला। मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की, आफ्टर इफ़ेक्ट्स सीखा, फ़ोटोशॉप सीखा, उस टाइम के ऊपर प्रीमियर्स का वो था, मतलब प्रीमियर प्रो अभी नहीं आया था, पहले वाला प्रीमियर जो था वो लेंस से घोड़े जो भाग रहे होते थे, वो मैं उसका डिस्प्ले डालूँगा। आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल। तो वो मैंने एडिटिंग की स्किल्स अपनी इम्प्रूव की। उससे फ़ायदा ये हुआ फिर ऑन एंड ऑफ, मैंने जब मैं इन्फोफोर्ट में काम करता था तो उस टाइम के ऊपर मेरी मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, मतलब मैं मीडिया मैनेजर वहाँ पे जाके हायर हुआ। वहाँ पर फिर मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देखिएगा। वो सारा का सारा प्रोजेक्ट मेरे पास अकेले का ही था, जो मैंने ख़ुद से अपने सिंगल हैंडेडली उसको किया। तो वो 2016 में मैं फुल्ली रेडी था अपने बिज़नेस में जाने के लिए। तो फिर मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन को फिर से कंगालना शुरू किया कोविड के अंदर। कोविड में मुझे ये मालूम पड़ा कि कैनेडियन गवर्नमेंट, वो लोग जो हाईली स्किल्ड हैं मीडिया में, और जो माने हुए कह सकते हैं ना, माने हुए प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड में,
और जिन्होंने वाकई में कुछ किया है, वो लोग, या वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड लेवल के ऊपर किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, या ये नहीं कि उसने कोई मेडल वेडल जीता है, लेकिन अगर इवन इनफैक्ट उसने हिस्सा भी लिया है, और अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, ओलंपिक्स में अगर आपने कोई हिस्सा लिया है, या आपने कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, या किसी भी तरह की आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है किसी स्पोर्ट्स में, वो लोग रियल आर्टिस्ट, वो लोग जो अवार्ड विनर्स हैं, वो लोग जिन्होंने आर्ट में अपने आप को मनवाया है, वो लोग हम लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैंने जब ये देखा तो मैंने बोला यार कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो मेरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर मीडिया के अंदर उस टाइम पे अगर कह लें कि मेरा मीडिया का 15 साल का तो उस टाइम तक एक्सपीरियंस था, मैंने बोला यार मीडिया में 15 साल लगाए हैं तो कुछ ना कुछ तो। फिर मैंने अपना सारा का सारा जो पिछला कंटेंट था उसको निकाला, अपने चीज़ें जो है वो जमा करना शुरू की कि मैंने क्या किया है मीडिया में। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी है, उसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आपके पास एक वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए कि आप अपने लिए काम करते हैं, और आप अपना जो गुज़र बसर है, आपका किचन है, या आपकी जो भी आपका वो मामलात हैं फाइनेंशियल, आप जॉब नहीं करते, आपका अपना बिज़नेस है और आप इसी से ही अर्न करते हैं, और ये आप हमें प्रूव करें। तो मेरे पास तो गवर्नमेंट के दिए हुए लाइसेंसेस थे, मतलब उस टाइम पर मेरे पास कोई 4 लाइसेंस थे, हाँ 4 थे। तो 4 लाइसेंसेस के मैंने पॉइंट्स निकाले तो थोड़े कम बनते थे। मैंने बोला चल 5 साल अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो 5वां लाइसेंस भी साथ में ऐड हो जाएगा तो मुझे फुल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 100 स्कोर था उसके अंदर, और आई वाज स्कोरिंग लाइक 87 85 समथिंग, इस तरह से मैं कुछ स्कोर कर रहा था। तो फिर मैंने 1 साल इंतज़ार किया, 5 साल का जो अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस था मीडिया का वो किया, फिर अपना डेटा कलेक्ट किया, अपने आप को प्रूव किया उनके सामने कि किस तरह से ये मैंने ये सारा का सारा वो क्या कहते हैं अपने आप को मैनेज किया 5 साल तक। फिर 5 साल की सारी बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाएं, ये दिखाएं, क्योंकि मेरी ये बिज़नेस इमिग्रेशन है। तो ये सारा कुछ कर कराने के बाद मैंने कोई चीज़ें ऐसी थी जो नीडेड नहीं थी, फिर मैंने वो भी की। मतलब मैंने वाइफ को भी बोला कि आप फिर से आइल्स करें, मैंने खुद आइल्स किया। फिर मैंने अपनी जो अच्छी खासी बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो आपको दिखानी पड़ती है, वो मैंने 5 साल की उठाई, वो दिखाई। फिर मेरा दोस्त है, उसने मुझे बिज़नेस प्लान बना के दिया करार, जिसके पास मैं लाहौर में रहा था। तो मैंने कोई तकरीबन 4.5 से 5 किलो की मेरी फ़ाइल थी जो मैंने भेजी। तो इस तरह से मैंने 2021 एंड में फिर से मैं एलिजिबल हुआ, और फिर से मैंने अप्लाई किया कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। इस टाइम मैं रेडी हो चुका था कि मैं डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं किया, मैंने वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन अप्लाई नहीं की, मैंने मतलब किसी भी तरह के इधर उधर के जो मामलात हैं वो मैंने नहीं की। मैंने डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की, और ये फेडरल के प्रोग्राम में अप्लाई की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोविंसेस जो हैं वो भी नॉमिनेट करते हैं, और आपको फेडरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो फेडरल प्रोग्राम में ये होता है कि आप कहीं पर भी पूरे कनाडा में आप रह सकते हैं, अपना बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। तो मेरी जो इमिग्रेशन हुई, मैंने एक वीडियो डाली थी कि 17 ईयर्स, तो 17 ईयर्स का मतलब ये कि 2007 में मैंने ये सिलसिला शुरू किया था, एंड दैट एंडेड इन 2024 जून में। तो तकरीबन ये 17 साल का पीरियड है। ये मेरी पीआर की स्टोरी है कि मैंने परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए पीछे कितने पापड़ बेले हैं, कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स आए, कब मैंने अप्लाई किया, कब मैंने स्टेप बैक किया, कब मैं एलिजिबल नहीं था, कब मैं एलिजिबल हुआ। तो ये सारे के सारे कितनी कितनी रिजेक्शंस हुई, कौन कौन से वीज़ाज़ मैंने अप्लाई किए, ये सारे के सारे मामलात मैंने आपसे शेयर किए हैं। ये मेरी परमानेंट रेजिडेंसी की जो या इमिग्रेशन की है वो स्टोरी है। तो आई इमिग्रेटेड फ्राम पाकिस्तान टू दुबई, और दुबई से कनाडा। इस पूरे के पूरे जर्नी में मेरी उम्र तो निकल गई है, तकरीबन मेरा 20 साल का दुबई का एक्सपीरियंस है। और 2005 में मैंने लैंड किया था, 2007 से मैंने अपनी इमिग्रेशन को स्टार्ट किया। तो कोई 17 साल के बाद मुझे उसके बाद रिज़ल्ट मिला है। तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि यार अभी हम अप्लाई करते हैं तो अगले महीने हमें सारा कुछ हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये आप डिसाइड करें, आज आप फ़ैसला करें। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि आपने किस तरह से इमिग्रेट करना है, और क्या आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इट्स नॉट कि आप एलिजिबल नहीं है, हर बंदा एलिजिबल है इस टाइम पर भी, जबकि कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम बहुत टाइट हो चुका है। अभी तक भी
एलिजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो आपने डिसाइड करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये मेरी इमिग्रेशन की जो है वो स्टोरी है। मैंने ज़िंदगी में 2 बार इमिग्रेट किया है, पहले पाकिस्तान से यूएई इमिग्रेट किया, और अब यूएई से मैंने कनाडा इमिग्रेट किया कि आई वांटेड अ प्लेस टू कॉल होम, जहाँ पर मैं अपना घर ले सकूँ और फिर मैं अपनी रिटायरमेंट का जो टाइम है वो मैं गुजार सकूँ। कनाडा के बारे में मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊँगा। ये मेरी इमिग्रेशन की वो थी। मेरा नहीं है ख्याल कि मैं कुछ चीज़ें इसमें भूल आऊँ। सारी चीज़ें मैंने कवर की। मैंने स्टूडेंट वीज़ा की जो रिजेक्शन है वो कवर की। फिर उसके बाद मैंने कब एलिजिबल हुआ, कब नहीं हुआ, कब मेरी वाइफ ने ट्राई करना शुरू किया, कब मैंने स्टेप बैक किया, कब मैं वापस मैंने एप्लीकेशन डाली। तो लास्ट एप्लीकेशन मेरे पास ये लास्ट चांस था। अगर ये नहीं होता था इस टाइम, क्योंकि मैं आई एम टर्निंग 40, मैं 40 प्लस हूँ, तो अब तो मेरे ख्याल से मेरी इमिग्रेशन अब नहीं हो सकती थी कि इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि इनको यंग ब्लड चाहिए, यंग लोग चाहिए इनको, और स्किल्ड लोग चाहिए। बहरहाल आई प्रूव माई सेल्फ टू दैम, और इन्होंने रिकग्नाइज़ किया मुझे, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के दे गेव मी द PR डायरेक्ट। और फिर अभी इस टाइम पर मैं टोरंटो में लैंड किया हमने 2024-22 सितंबर को। 2 दिन मैं टोरंटो रह के फिर मैं कैलगरी आ गया हूँ। अभी आगे नहीं मालूम कि मैं कैलगरी में ही रहता हूँ, इरादा मेरा कैलगरी में ही रहने का है, या मैं टोरंटो जाता हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर भी कनाडा में रह सकता हूँ। मुझे कोई वो कमिटमेंट नहीं है किसी प्रोविंस की तरफ से कि मैंने कि कोई स्पेसिफ़िक टाइम किसी एक प्रोविंस में गुजारना है। ठीक है जी, तो ये मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी थी। इसी के आगे मैं अभी और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के सवालात हैं उनके जवाब दूंगा मैं, और आपके लिए कौन से बेस्ट पॉसिबल पाथवेज़ जो हैं वो हो सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम्स हो सकती हैं। मेरी नज़र है कैनेडियन इमिग्रेशन पे, मैं अच्छा खासा मैंने स्टडी किया, जिस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कितना मुझे डीपली कैनेडियन इमिग्रेशन का नॉलेज है, हिस्ट्री से लेकर अब तक। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये एक नई प्लेलिस्ट होगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं इमिग्रेशन के हवाले से वीडियोस अपलोड किया करूँगा जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊँगा, बाकी स्टडी आपने ख़ुद करनी है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।